हाय बहनों, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। आज हम देखने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉर्ट वीडियो। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 11 फाइनल एग्जाम्स एज वेल एज योर सीईटी एग्जाम। तो बस देरी नहीं करते, फटाफट चैप्टर के लिए शुरू करते हैं। आर यू गाइज रेडी फॉर द वन शॉट? चलो फिर, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? शुरुआत पिक्चर की यहां से होती है। तो बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल ब्रेकडाउन करेंगे। ऐसा पढ़ाई जहां पे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पढ़ाई करो। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक केम, देखो हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जहां हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जहां हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। अब मैम ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है? तो बस ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जहां पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ऐसे कुछ एलिमेंट्स हो, बट उसमें हीरो एलिमेंट होना चाहिए कार्बन। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब देखो, ओनली कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो केमिस्ट्री का हीरो एलिमेंट है बॉस। अब मैम हीरो एलिमेंट का मतलब क्या है? तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। सो कार्बन इज द ओनली एलिमेंट विच कैन फॉर्म मेनी मेनी कंपाउंड्स। तो फिर वो शुरू होते हैं एक कार्बन फ्रॉम मीथेन और फिर जाते हैं डीएनए तक जहां पे बहुत सारे कार्बन हो। So what is organic chemistry? Organic chemistry is the study of organic compounds. What do you mean by organic compounds? Compounds which contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and so on. अब उसके बाद structural representation. अब बहुत ध्यान से देखो, पहले तो हम ये सीक्वेंस समझ लेंगे। क्या है ये सीक्वेंस? तो ये सीक्वेंस है, हाँ, क्या है ये सीक्वेंस? देखो, MEP B, यही सही था अपना, MEP BPH, MEP BPH, बोलो मेरे साथ, MEP BPH। मैम MEP BPH का मतलब क्या है? तो M stands for methane, E stands for ethane, P stands for propane, एकदम प्रो है वो। फिर B stands for butane, 5 stands for pentane, 6 stands for hexane। तो ये सीक्वेंस है MEP BPH। I repeat, MEP BPH, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। MEP BPH, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब कार्बन फॉर्म करता है 4 बॉन्ड। सो व्हेन आई से इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, तो बॉस ये कैसे होगा? देखो, व्हेन आई से मीथेन, मीथेन का मतलब क्या है बाबू भैया? ये कार्बन, इसको आएंगे 4 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद आएगा इथेन। अब इथेन जब मैं बोलूंगी
तो इथेन मतलब 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन आएंगे 1 2 3 4, इसके 4 डन है, इसके 4 डन है, अब इसके 4 भी डन है, तो मीथेन इथेन। अब हुआ है प्रोपेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेन? प्रो मतलब 3 कार्बन, अब इधर 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 हाइड्रोजन, इधर 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 हाइड्रोजन और इधर भी 2, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तू भी खुश मैं भी खुश, तू भी खुश मैं भी खुश, प्रोपेन। फिर आता है बुटेन। बुटेन क्या है रे? बुटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर इधर इधर, ये देखो ये देखो ये देखो, ये रहा बुटेन। अब अगर मैं बात करूं पेंटेन की रे, तो पेंटेन मतलब कितने कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये देखो, वेरी गुड। ये हुआ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे हम हर कार्बन हर हाइड्रोजन सब कुछ डिनोट करो। सो जहां पे कार्बन हाइड्रोजन सब डिनोट करो वो हुआ स्ट्रक्चरल। अब जाते हैं हम कंडेंस्ड के पास। अब हम जाएंगे कंडेंस्ड के पास। अब कंडेंस्ड में देखो क्या होगा, जैसे मान लो ये है आपके 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब हुआ इथेन, 2 कार्बन मतलब हुआ इथेन। अब कंडेंस में हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो 1 कार्बन और इसके पास 3 हाइड्रोजन CH3, फिर ये कार्बन और इसके पास 3 हाइड्रोजन, फिर ये भी हुआ CH3, इसको हम बोलेंगे कंडेंस। स्ट्रक्चरल मतलब हर कार्बन हर हाइड्रोजन सब कुछ दिखाओ। अब कंडेंस में देखो, अब मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगी ना तो तुमको समझेगा। मान लो यहां पे आ गया प्रोपेन। अब हम प्रोपेन कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 3 और ये रहे हाइड्रोजन। अब कंडेंस में हम इसको कैसे लिखेंगे, कंडेंस में हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो कंडेंस में हम इसको लिखेंगे CH3, फिर ये 2H CH2 और फिर से CH3। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? फिर ये रहा प्रोपेन। अब हम आएंगे बुटेन, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो CH3, अब 2 बार CH2 आया ना तो मैं ब्रैकेट करूंगी CH2 और इधर 2 लिखूंगी कि 2 बार CH2 आया, और फिर मैं लिखूंगी CH3। समझ में आया? तो CH3 2 बार CH2 और फिर से आएगा CH3। उसके बाद बुटेन के बाद आएगा पेंटेन, बुटेन के बाद आएगा पेंटेन। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। अब पेंटेन कैसे लिखोगे, देखो CH3 कितने बार CH2 आया, 3 बार, तो CH2 और नीचे लिखोगे थ्राइस और ये रहा CH3। अब मैंने लिख दिया पेंट, अब तुम लिख के दोगे मुझे हेक्सेन जहां पे 6 कार्बन आते हैं, और तुम मुझे लिख के दोगे हेप्टेन जहां पे आएंगे 7 कार्बन बाबू भैया। तो ये हुआ कंडेंस। स्ट्रक्चरल में हमने कार्बन हाइड्रोजन सब कुछ दिखाया, कंडेंस में हमने उसको थोड़ा छोटा कर दिया, कंडेंस कर दिया। सो पहली बात, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब किसकी पढ़ाई, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। फिर अब उसको लिखने के 3 तरीके हैं, मेन तो अभी 2 पढ़े हमने। एक है स्ट्रक्चरल जहां पे आप हर कार्बन हर हाइड्रोजन दिखाओ। फिर आता है कंडेंस, कंडेंस मतलब आप कार्बन और हाइड्रोजन को मर्ज करके लिखो। अब उसके बाद हम आते हैं थर्ड वाले के पास, विच इज बॉन्ड लाइन या जिगजैग।
अब बॉन्ड लाइन या जिगजैग में देखो क्या होता है, मान लो ऐसे दिया है CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो आपने क्या किया, स्ट्रक्चरल में आपने कार्बन हाइड्रोजन दोनों दिखाए, कंडेंस में कार्बन और हाइड्रोजन को कम किया। अब बॉन्ड लाइन में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 4 कार्बन है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सिर्फ बस ऐसे पहाड़ 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 निकालेंगे। ये देखो 1, यहां पे आएगा पहला कार्बन, यहां पे आएगा दूसरा कार्बन, यहां पे आएगा तीसरा कार्बन और यहां पे आएगा फोर्थ कार्बन। इसको हम बोलेंगे जिगजैग या बॉन्ड लाइन। अब इसके हम और एग्जांपल्स लेंगे। अब ये तो हुआ ब्यूटेन। अब मान लो मैंने ले लिया पेंटेन। पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन, सो 1 2 3 4 5। अब देखो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4 और यहाँ पे एक और आ जाएगा 5। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? अब मान लो अगर मुझे हेक्सेन लेना रहा तो हम कैसे लेंगे, CH3 CH2 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 CH3 थरी थरी थरी, ये हुआ हेक्सेन। देखो देखो, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? ये हुआ बॉन्ड लाइन, ठीक है। अब इनको बेसिक लिखना कैसे है वो अगर बॉस तुम्हारे समझ में आ गया तो अब हम बढ़ेंगे आगे। अब आता है वेज लाइन। वेज लाइन मतलब क्या, तो अपने को ना एक स्ट्रक्चर दिखाना है, बट अपने को वो 3 डायमेंशनल फॉर्मेट में दिखाना है। वी हैव टू शो अ स्ट्रक्चर बट वी हैव टू शो इट इन 3 डायमेंशनल फॉर्म। 3 डायमेंशनल फॉर्म का मतलब है कि कुछ मॉलिक्यूल्स आगे रहेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स साइड में रहेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स पीछे रहेंगे। अब वो मैं एक पेज पे नहीं दिखा सकती ना कि मॉलिक्यूल पेज से बाहर आ रहा है, ऐसे दिखा सकती हूँ नहीं। तो कोई भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर दिया रहेगा तो उसको हम पेज पे कैसे दिखाएंगे। 3 डायमेंशनल मतलब यहाँ भी मॉलिक्यूल है, यहाँ भी है, आगे भी है, पीछे भी है। तो ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को हम पेज पे कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए बहुत ध्यान से देखो। उसके लिए पहले हम ये दिखाएंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसे जो निकाला हुआ है, इसको हम बोलेंगे सॉलिड वेज। ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बॉस, सॉलिड वेज। ये जो ऐसे निकाला हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज द सॉलिड वेज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सॉलिड वेज। अब सॉलिड वेज, ये हुआ सॉलिड वेज। फिर उसके बाद ये ऐसे जो दिखाया जाएगा इसको हम बोलेंगे डैश वेज। क्या बोलेंगे, डैश वेज। और ये जो होगा इसको हम बोलेंगे नॉर्मल लाइन, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल लाइन। अब ध्यान से देखो बॉस मैं क्या बोल रही हूं, जो भी मॉलिक्यूल हम सॉलिड वेज से दिखाएंगे, जो भी मॉलिक्यूल हम सॉलिड वेज से दिखाएंगे, वो जो मॉलिक्यूल है वो फ्रंट में आएगा। मतलब मान लो कि ये पेज है, जैसे कार्बन ये पेज है, अब कार्बन के आगे जो निकलेगा वो हम सॉलिड वेज में दिखाएंगे, कार्बन के आगे जो दिखाएगा वो हम सॉलिड वेज में दिखाएंगे। सो बेसिक इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैंने कोई मॉलिक्यूल सॉलिड वेज में दिखा दिया, अगर ये मॉलिक्यूल मैंने सॉलिड वेज में दिखा दिया तो बॉस इसका मतलब है, देखो ये मॉलिक्यूल मैंने अगर सॉलिड वेज में दिखा दिया, ये देखो ये देखो ये देखो CH3। अब इसका मतलब क्या है, देखो अब जैसे ये पेज है, अब ये पेज है, यहां पे मैंने कार्बन निकाला हुआ है। अब CH3 जो है वो पेज से सामने आएगा, टुवर्ड्स द रीडर। सो सॉलिड वेज में जो आएगा वो सामने से आएगा। सो सामने को हम बोलेंगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है, फॉरवर्ड आप समझ गए ना, सामने का मतलब है फॉरवर्ड और फॉरवर्ड का मतलब है टुवर्ड्स द रीडर, ठीक है। अब मैं यहां पे
ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अच्छा Cl दिखा दिया। अब Cl का मतलब है बॉस कि ये क्लोरीन इज गोइंग बिहाइंड, मतलब यहाँ पे तो कार्बन है, सामने से जा रहा है CH3 टुवर्ड्स द डी रीडर, पीछे से जा रहा है Cl, Cl को हम बोलेंगे बैकवर्ड। तो जो सॉलिड वेज से दिखाया जाएगा दैट विल बी टुवर्ड्स द रीडर, यानी ये बोर्ड पे कार्बन है, टुवर्ड्स द रीडर सॉलिड वेज, जो पीछे जाएगा वो होगा डैश वेज। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रोमीन और यहाँ पे मैंने लिख दिया C2H5, इसका मतलब है ये तीनों एक ही लाइन में है। सो नॉर्मल लाइन मतलब जैसे मैं कार्बन हूं, मेरे ये साइड C2H5 है, ये साइड Br है। अब सामने के साइड होगा CH3 और मेरे पीछे के साइड होगा Cl। सो सॉलिड वेज टुवर्ड्स द रीडर, डैश वेज पीछे से अवे फ्रॉम द रीडर, और नॉर्मल लाइन मतलब वो कार्बन के ही लाइन में खड़े हैं। दिस इज कॉल्ड एज द वेज लाइन फॉर्मूला। तुम लोग टेंशन मत लो, जहां जहां से क्वेश्चन आता है मैं बताती जाऊंगी, और कहां से कितने मार्क का क्वेश्चन आता है ये भी मैं बताऊंगी और क्वेश्चंस भी लूंगी। चलो बढ़ते आगे। अब उसके बाद हम जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम मेनली दो में क्लासिफाई करते हैं, एक को हम बोलेंगे ओपन चेन और एक को हम बोलेंगे क्लोज्ड चेन। अब ये ओपन चेन क्या होता है, अब देखो यहां पे मान लो ऐसे 5 कार्बन मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब ये 5 कार्बन आर इन अ स्ट्रेट लाइन ओपन चेन, तो ये ओपन चेन को हम बोलेंगे एलिफैटिक। लेकिन अगर यही 5 कार्बन मैंने ऐसे स्ट्रक्चर में निकाल लिए जहां पे ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू द अदर कार्बन, उसको हम बोलेंगे क्लोज चेन। अब ये कार्बन ने 2 बॉन्ड फॉर्म किए तो यहां से 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसने भी 2 बॉन्ड फॉर्म किए तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है ना। फिर यहां से भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। मैं आपको एकदम बेसिक से प्रो लेवल लेके जाऊंगी, तुम लोग टेंशन मत लो। सो एलिफैटिक का मतलब है ओपन चेन और साइक्लिक का मतलब है क्लोज चेन। तो एलिफैटिक और साइक्लिक का मीनिंग तुम समझ गए। एलिफैटिक ओपन चेन, साइक्लिक क्लोज चेन। फिर उसके बाद हम आते हैं, एलिफैटिक को हम 2 में क्लासिफाई करते हैं, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड का मीनिंग क्या है, बस सैचुरेटेड का मीनिंग है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो एलिफैटिक मतलब ओपन चेन, उसके 2 टाइप्स है, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो हम सैचुरेटेड भी समझ गए, हम अनसैचुरेटेड भी समझ गए। अब उसके बाद आता है साइक्लिक। अब देखो यहाँ पे ना एलिफैटिक का पिक्चर ही खत्म हो गया, इतना ही है एलिफैटिक, पूरे चार्ट में इतना ही एलिफैटिक है। अब सब कुछ है साइक्लिक के बारे में। अब साइक्लिक में 2 क्लासिफिकेशन है, ये देखो ये जो मैंने बॉक्स किया है ना उतना ही एलिफैटिक का है। अब साइक्लिक का देखो, साइक्लिक में 2 है, एक है होमोसाइक्लिक, एक है हेट्रोसाइक्लिक। अब हम ना होमोसाइक्लिक का मतलब समझेंगे। होमोसाइक्लिक मतलब देखो, अब मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर निकाल लिया, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर में मैंने ये स्ट्रक्चर निकाल लिया, अब ये स्ट्रक्चर में वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, ये स्ट्रक्चर में वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2, तो और 2 फॉर्म करेगा ना, तो मैं यहाँ पे सीधा H2 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 लिख देती हूँ, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है और दूसरा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो what is the difference between the two structures? So I will tell you the difference between two structures. यहाँ पे all are carbon and hydrogen, all are carbon and hydrogen, लेकिन यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन छोड़कर एक अलग एटम आया है,
इस एटम को हम बोलेंगे हेटेरो एटम, इस एटम को हम बोलेंगे हेटेरो एटम। सो होमोसाइक्लिक का मतलब है स्ट्रक्चर क्लोज्ड है और वो क्लोज स्ट्रक्चर में सारे कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक का मतलब, साइक्लिक मतलब स्ट्रक्चर तो क्लोज्ड है लेकिन यहाँ पे एक हेटेरो एटम यानी हाइड्रोजन और कार्बन छोड़ के दूसरा एटम आया है। सो हाइड्रोजन और कार्बन छोड़कर अगर दूसरा एटम आया तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो तो उसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक क्लियर है, हेटेरोसाइक्लिक क्लियर है। यस, अब होमोसाइक्लिक में दो है, एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। अब होमोसाइक्लिक का तो तुम मीनिंग समझ गए, सारे कार्बन और हाइड्रोजन ही है, इसका मतलब है होमोसाइक्लिक। कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के कोई और हो तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, होमोसाइक्लिक में दो है, कौन से दो है होमोसाइक्लिक में? एक है होमोसाइक्लिक एरोमेटिक और एक है होमोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, ऐसे बोलेंगे। एक है होमोसाइक्लिक एरोमेटिक और एक है होमोसाइक्लिक एक है होमोसाइक्लिक एरोमेटिक और एक है होमोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। अब देखो बस इसमें ना मैंने इंस्टेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन सीधा देखो यहाँ पे एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कार्बन के साथ है ना दो हाइड्रोजन आ गए, देखो यहाँ पे कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। या तो इफ यू वांट मैं इसको ओपन करके दिखा सकती हूँ। अब होमोसाइक्लिक में देखो क्या होता है, होमोसाइक्लिक मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, कार्बन 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 कार्बन, ओके, ये सारे कार्बन 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 है, परफेक्ट। अब ये कार्बन के पास दो H है, ये कार्बन के पास दो H है, ये कार्बन के पास भी दो H है, ये कार्बन के पास भी दो H है, ये कार्बन के पास भी दो H है और ये कार्बन के पास भी दो H है, तभी तो जाके वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। देखो 1 2 3 4, फिर ये कार्बन देखो 1 2 3 4, ये कार्बन देखो 1 2 3 4, बराबर है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये सब का ना मैं एक एक H कम कर देती हूँ, ये सब का मैं एक एक H कम कर देती हूँ, ये सब का मैं एक एक H कम कर देती हूँ। ये देखो ये सब का मैंने एक एक H कम कर दिया। अब एक एक H कम तो कर दिया लेकिन उसके जगह ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड डाल दिया, सो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक का मतलब है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हुआ तो एरोमेटिक। लेकिन अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, कौन सा वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला स्ट्रक्चर देखो। अब यहां पे कैन यू सी अ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड इन दिस स्ट्रक्चर, कैन यू सी अ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड? सो इन दिस स्ट्रक्चर यू कैन नॉट सी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो ये हुआ होमोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, या इसको आप एलिसाइक्लिक भी बोल सकते हो, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक भी बोल सकते हो। सो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक का मतलब समझ लो कि जॉइंट स्ट्रक्चर है और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है तो एलिसाइक्लिक। तो हम होमोसाइक्लिक में का हमने एलिसाइक्लिक देख लिया, एरोमेटिक देख लिया, समझ में आया। अब हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक में भी वही होगा, हेटेरो आइटम होगा ऐसे, ठीक है, और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हुआ तो एरोमेटिक। अगर हेटेरो आइटम है बट ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं हुआ तो नॉन एरोमेटिक। सिंपल है, तो ये सब कुछ सेम है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट,
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन। अब ध्यान से देखो, अब ये तो समझ गए ओपन चेन उसको हम बोलते हैं असाइक्लिक, which is these are also known as aliphatic. Molecules acyclic मतलब it is not a cycle. Molecules of these compounds have chains or carbon atoms, यानी they are straight in structure. फिर आता है cyclic, these compounds in which molecules are formed by joining the atoms. ये देखो, molecules are formed by joining the atoms. ये हो गया साइक्लिक। फिर उसके बाद असाइक्लिक कंपाउंड्स, अब अरोमेटिक यानी मैंने आपको अभी समझाया ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, ये देखो ऐसे, और यहां पे बोला ना हर एक के पास एक H होगा। डन। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के पास आने से पहले हम पहले ये वाला आर्टिकल करेंगे which is called as the homologous series। अब homologous series का ध्यान से मतलब समझ लो, ठीक है, homologous series का ध्यान से मतलब समझ लो। अब बॉस यहाँ पे मैंने निकाला कार्बन कार्बन, दो कार्बन है और यहाँ पे है OH OH, कार्बन कार्बन और यहाँ पे है OH। अब यहाँ पे मैंने सेम निकाला, ठीक है। अब यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पहला वाला एंड दूसरा वाला, what is the difference between the first and second? So I will tell you the difference। ये जो दूसरा वाला है इसके पास एक CH2 एक्स्ट्रा आया, ये जो दूसरा वाला है इसके पास एक CH2 एक्स्ट्रा आया। तो अब होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि दोनों दिखने में तो सेम है, दिखने में तो सेम है यानी both have the same carbon skeleton। तो हम यहां लिखेंगे compounds have same carbon skeleton, compounds have same carbon skeleton, compounds have same carbon skeleton मतलब दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है, हड्डी है, स्ट्रेट लिखे है। दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, दोनों के पास अल्कोहल अल्कोहल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेम फंक्शनल ग्रुप, दोनों के पास सेम कार्बन स्केलेटन है, सेम फंक्शनल ग्रुप, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, कार्बन स्केलेटन सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन दोनों में फर्क किस चीज का है, तो दोनों में फर्क CH2 का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट बोथ डिफर but both differ by a consecutive difference of CH2। समझ में आया? So when I say homologous series, तो आप क्या क्या बोलोगे, जब मैं बोलूंगी homologous series तो आप क्या क्या बोलोगे कि दोनों में सेम क्या क्या है, तो दोनों में सेम है कार्बन स्केलेटन, बिल्कुल सही मैम, दोनों में सेम है कार्बन स्केलेटन, स्केलेटन की स्पेलिंग देख लेना, आई थिंक 1 E इज मिसिंग, कार्बन स्केलेटन सेम है, मैम पता है तो लिख ही दो ना। ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो, हश, बोथ हैव, हेडिंग चली गई, बोथ हैव सेम कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन सेम है, फिर और क्या सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बट डिफरेंस किस चीज का है, डिफर इन CH2, इसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। हेडिंग ही चली गई ना, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। सो होमोलोगस सीरीज का मतलब है दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे, सेम कार्बन स्केलेटन, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट बोथ डिफर बाय अ डिफरेंस ऑफ CH2। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप के पास। बस फंक्शनल ग्रुप जो है वो केमिस्ट्री का हार्ट है, जिसको फंक्शनल ग्रुप समझ गया ना उसको मेरी गारंटी है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सो अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनल ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आता है X।
क्या मैम आते ही एक्स की याद दिला दी, आई हेट माई एक्स, इवन आई हेट ये वाला एक्स, मुझे तो नहीं पता तुम कौन से एक्स की बात कर रहे हो। तो एक्स का मतलब है हैलोजन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजन? तो हैलोजन हो सकता है, कैसे याद रखे, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटीन। ये देखो, फिर कल बाहर आई आंटी। मैम सारा ध्यान आंटी पे है क्या? मेरा नहीं, तुम्हारा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटीन। सो फिर कल बाहर आई आंटी। फिर आता है नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो को हम दिखाते हैं NO2 से। फिर आता है साइनाइड। तो कैसे याद रखेंगे हम? सी, नाइड स्टैंड्स फॉर ट्रिपल बॉन्ड N। सो साइनाइड को हम दिखाएंगे C ट्रिपल बॉन्ड N। फिर आता है अल्कोहल, के तो मैम सबका फेवरेट है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। फिर आता है आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड में क्या करो ना, इसको उल्टा कर दो। देखो, साइनाइड में हमने क्या लिखा? C ट्रिपल बॉन्ड N। आइसोसाइनाइड में N ट्रिपल बॉन्ड C कर दो। अब अल्कोहल के बाद आता है फिनॉल। तो फिनॉल में आपको क्या करना है? अपनी रिंग निकाल लो, बेंजीन रिंग निकाल लो, और बेंजीन रिंग को लगा दो OH। ये हो गया फिनॉल। सो बस जिसको फंक्शनल ग्रुप लर्न हो गया ना, उसको ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं। सो हैलोजन यानी बेंजीन रिंग को X, सॉरी बेंजीन रिंग को नहीं, कहीं भी लगा दो। हैलोजन यानी X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटीन। नाइट्रो यानी NO2। फिर आता है साइनाइड। साइनाइड को हम लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N। अल्कोहल को हम लिखेंगे ROH। आइसोसाइनाइड को हम लिखेंगे N ट्रिपल बॉन्ड C। और फिनॉल को हम लिखेंगे बेंजीन रिंग को OH। फिर बढ़ते हैं आगे। अब हम शुरू करेंगे ईथर से नहीं, यहां पे मैं एक और ऐड कर देती हूं, फॉर्मल्डिहाइड। पहले मैं आपसे ये लर्न करा के लेती हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। अब फॉर्मल्डिहाइड देखो कैसा है। तो बॉस ध्यान से सुनो, सिर्फ जो C डबल बॉन्ड O होता है ना, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये देखो यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, ये C डबल बॉन्ड O को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब ध्यान से सुनो, ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसके दोनों साइड, C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड अगर HH रहेगा तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड HH रहेगा तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद अगर C डबल बॉन्ड O के एक साइड H आया और दूसरे साइड H नहीं आया, मैम H नहीं आया तो क्या आया? तो बस कार्बन की चेन आ गई। तो कार्बन की चेन को हम बोलेंगे R यानी अल्काइल ग्रुप। तो सिर्फ C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप। अगर दोनों साइड H आया तो फॉर्मल्डिहाइड। एक साइड H आया, एक साइड H नहीं आया, एक साइड कार्बन की चेन आई तो वो हुआ एल्डिहाइड। अब अगर दोनों साइड कार्बन की चेन आई यानी H आया ही नहीं तो वो हुआ कीटोन। सो 2H फॉर्मल्डिहाइड, एक H एल्डिहाइड, नो H कीटोन। याद रहेगा यहां तक? सो दोनों साइड कार्बोनिल के H हो तो फॉर्मल्डिहाइड, एक R एक H एल्डिहाइड, 2R कीटोन। अब ये कीटोन का तो सही चलता है, लेकिन कोई तो जेलस फील करता है। अब कौन जेलस फील करता है? देखो कीटोन कैसा है, R, C डबल बॉन्ड O, R, ये है अपना कीटोन। अब किसी को तो जेलसी होती है, ऑक्सीजन बोलता है मैं इनका आसानी से होने नहीं दूंगा, मैं आके इनका ब्रेकअप कराऊंगा। तो ऑक्सीजन आ जाता है इनका ब्रेकअप करने। तो कीटोन होता है RC डबल बॉन्ड OR, लेकिन बीच में ऑक्सीजन आ गया तो उसको हम बोलेंगे ईस्टर, उसको हम बोलेंगे ईस्टर। तो हम ये चारों साथ में याद रखेंगे। दोनों साइड H फॉर्मल्डिहाइड, एक R एक H एल्डिहाइड, 2R कीटोन, और उसका ब्रेकअप कराने अगर बीच में ऑक्सीजन आ गया तो ईस्टर। फिर उसके बाद यार एसिड तो सबको याद रहता है, मी कसं लक्षात ठेवते, ऍसिडची सिस्टर ईस्टर। बोला माझ्यासोबत, ऍसिडची सिस्टर ईस्टर मतलब क्या है? RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O है। अब यहाँ R के जगह या तो आप H लिख दो
या तो आप इसको RCOOH लिख दो, इसको भी ईस्टर बोल सकते हो। तो RC डबल बॉन्ड OH इज योर एसिड। अब उसके बाद ईथर। अब ईथर वाला जो फंक्शनल ग्रुप है बॉस, वो पूरे केमिस्ट्री में सबसे गरीब वाला है। तो सबसे गरीब कौन है? ROR ईथर। सबसे गरीब कौन है? ROR ईथर। चलो क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अब अमाइड अमाइन ये सब मैं लूंगी। अब अल्कीन देखो, अल्कीन तो आप समझ गए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और अल्केन इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्लियर है यहां तक? उसके बाद असाइल क्लोराइड क्या होता है? तो देखो एल्डिहाइड निकाल लो। एल्डिहाइड कैसे? C डबल बॉन्ड O, एक साइड R एक साइड H। अब असाइल क्लोराइड में क्या होगा? ये H के जगह लग जाएगा Cl, H के जगह लग जाएगा Cl, ये हुआ असाइल क्लोराइड। सल्फोनिक एसिड मतलब SO3H, सल्फोनिक एसिड मतलब SO3H, और एसिड एनहाइड्राइड मतलब RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, ऊपर भी RC डबल बॉन्ड O, नीचे भी RC डबल बॉन्ड O, उसकी मिरर इमेज निकालो और दोनों को कनेक्ट कर दो ऑक्सीजन से। ये हुआ आपका एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है बॉस, ठीक है बॉस, ठीक है बॉस। फिर आता है प्राइमरी अमाइन। अब देखो बॉस, NH3 को हम बोलते हैं अमोनिया, NH3 को हम बोलते हैं अमोनिया। अब NH3 का अगर एक H निकाल लिया तो क्या होगा? उसके जगह R लगाओ, एक H निकाल लिया तो वो हो गया RNH2, ये हुआ प्राइमरी अमाइन। अब सेकेंडरी में देखो, NH3 में से एक H निकाल लिया प्राइमरी, अब दो H अगर निकाल लिए तो वो हो जाएगा RNHR, तो वो हो गया सेकेंडरी। अब तीनों के तीनों अगर H निकाल लिए तो इधर भी R, इधर भी R, इधर भी R, तो ये हुआ टर्शरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन मतलब NH3 से एक H निकालो प्राइमरी अमाइन, दो H निकालो सेकेंडरी अमाइन, तीनों H निकाल दिए टर्शरी। प्राइमरी अमाइन मतलब एक H निकाल दिया, NH3 का एक H, ये देखो NH3 का एक H निकाल दिया तो प्राइमरी अमाइन हो गया। लेकिन अमाइन और अमाइड में डिफरेंस क्या है? तो बस अमाइड और अमाइन में डिफरेंस है, अमाइन में आता है RNH2, लेकिन अमाइड में आता है RC डबल बॉन्ड NH2। अमाइन मतलब सिर्फ NH2, बट अमाइड मतलब उसमें C डबल बॉन्ड O भी आ गया। नाउ आई विल टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी ही वीडियो पॉज करके हर फंक्शनल ग्रुप 3 टाइम्स लिख लो तो बहुत सही हो जाएगा। तो हम एक बार अब पूरा रिवाइज करेंगे। NH3 मतलब अमोनिया, एक H निकाल के R लगा दिया प्राइमरी अमाइन, दो H निकाल के R लगा दिया सेकेंडरी, तीनों H निकाल लिए टर्शरी। फिर आता है फॉर्मल्डिहाइड, कार्बोनिल के दोनों साइड H फॉर्मल्डिहाइड, एक साइड R एक साइड H एल्डिहाइड, दोनों साइड R हो गया कीटोन। अब कीटोन का ब्रेकअप कराने के लिए बीच में ऑक्सीजन आ गया, वो हो गया ईस्टर। फिर एसिड है COOH, फिर एनहाइड्राइड में RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, दोनों का मिरर इमेज निकाल लो O। फिर अमाइन और अमाइड में फर्क क्या है? अमाइन इज RNH2, अमाइड इज RC डबल बॉन्ड O NH2। उसके बाद सबसे गरीब वाला केमिस्ट्री में ROR ईथर, फिर अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद अब हम आते हैं आयुपैक नॉमेनक्लेचर के पास। अब हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर हम शुरू करेंगे आयुपैक। चलो बॉस बढ़े आगे। नाउ वी आर मूविंग। अच्छा 1 मिनट का ब्रेक सिर्फ मैं लेती हूँ और मैं पीती हूँ उस 1 मिनट में पानी। पानी बच्चों, पानी पीती हूँ मैं उस 1 मिनट में। आई स्टे हाइड्रेटेड। ओके चलो अब हम देखते हैं आयुपैक। अब आयुपैक में ना देखो, तुम लोगों को ना मैं 2-3 क्लियर रूल्स बता देती हूँ। एल्डिहाइड होता है RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। अब अगर आपके आयुपैक में आपको एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप दिखे, अगर आपको आयुपैक में एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप दिखे तो आप उसके लिए
आप उसके लिए सफिक्स यानी जो एंड में यूज होता है वो लगाओगे एल्डिहाइड। अगर आपको आपका आयुपैक में दिख गया कीटोन, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, अगर आपको आपके आयुपैक में दिख गया कीटोन तो आप वहां पे सफिक्स यूज करोगे ONE, वहां पे आप सफिक्स यूज करोगे ONE। और अगर आपको आपके आयुपैक में दिख गया एसिड, अगर आपको आपके आयुपैक में दिख गया एसिड तो आप वहां पे एंड में यूज करोगे ओइक एसिड। अब ये सब का मतलब मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी, बट अभी के लिए इतना समझ लो, एल्डिहाइड होगा तो Al यूज करोगे, कीटोन होगा तो ONE यूज करोगे। ORE लग रहा है क्या, वो और लग रहा है क्या, ON है बॉस, वो ONE। और एसिड होगा तो ओइक एसिड यूज करोगे। यहां तक तो सिंपल है। अब हम लेंगे एग्जाम्पल्स, अब देखो मैं ना सिर्फ कार्बन कार्बन निकाल के दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ना आपको समझाना चाहती हूँ, पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो अगर 4 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन अगर हमने ले लिए तो यार इसको तो हम बोलेंगे ब्यूटेन। क्या बोलेंगे हम इसको, ब्यूटेन। ठीक है, मैं ऐसे अलग से रूल समझाए ऐसे नहीं करूंगी, इतने एग्जाम्पल्स लूंगी कि तुमको समझ में आ ही जाएगा। अब देखो, अब यहां पे मैंने ना ऐसा ले लिया, अब आप देख सकते हो यहां से ना नीचे एक ब्रांच लटक रही है, तो जहां से वो ब्रांच है ना वहां से नंबरिंग शुरू करो। तो जहां से ब्रांच है मैंने वहां से नंबरिंग शुरू किया। तो ये है 5 कार्बन, 5 कार्बन को हम बोलेंगे पेंटेन। और सेकेंड कार्बन जो है उधर ना एक कार्बन लटका हुआ है, एक अंगूर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 क्योंकि सेकेंड पोजीशन को है। और एक कार्बन है इसीलिए हम उसको बोलेंगे मीथाइल। तो बॉस इसका नाम है 2 मीथाइल पेंटेन, 2 मीथाइल पेंटेन। उसके बाद अगर ऐसा रहा, अब यहाँ पे अंगूर है लेकिन वो ब्रोमीन का अंगूर है, अंगूर लाइक ब्रांच आई मीन, ओके, डोंट टेक मी रॉन्ग। अब मेरा तो वो है बेटा, मतलब तुम वो मत करना उसका, ठीक है। अब देखो 5 कार्बन है तो हम इसको बोलेंगे पेंटेन। अब पेंटेन तो बोल दिया लेकिन सेकेंड पोजीशन को ब्रोमीन है, तो बॉस इसको ब्रोमीन को हम लाड से ब्रो नहीं बोलेंगे रे, ब्रोमो बोलेंगे। ब्रोमीन को हम लाड से ब्रोमो नहीं बोलेंगे, ब्रो नहीं बोलेंगे, ब्रोमो बोलेंगे। अब मान लो ऐसे आ गया, अब ये अंगूर यहां से भी उतना है वहां से भी उतना है क्या, नहीं, यहां से अंगूर पास में है, तो यहां से अंगूर पास में है, तो 6 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे हेक्सेन। थर्ड को क्लोरीन है तो इसको हम बोलेंगे 3 क्लोरोहेक्सेन। ठीक है, चलो अब ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत 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 सारे। ये देखो अब ऐसे अगर होगा, अब तो 2 अंगूर है। मैम ये क्या अंगूर पकड़ लिया है आपने, अरे यार मैं अंगूर इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ना इमेजिन करने में आसानी हो कि एक ऐसा है स्ट्रक्चर और नीचे कुछ तो लटका है, क्या, ब्रांच, अंगूर। सो इट बिकम्स इजी ना। तो देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अब बॉस यहाँ पे ना 2 ब्रोमीन है और दोनों के दोनों सेकंड को है, तो हम लिखेंगे 2,2 क्योंकि 2 ब्रोमीन है और दोनों सेकंड को है इसीलिए 2,2 और 2 है इसीलिए डाइब्रोमो। तो ये हो गया डाइब्रोमो। ठीक है, उसके बाद अगर अब ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो आप क्या करोगे रे, ऐसा होगा तो क्या करोगे, तो पहले तो लॉन्गेस्ट चेन समझ लो, ये रही आपकी लॉन्गेस्ट चेन। अब कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन को क्या बोलते हैं बाबू भैया, 8 कार्बन को हम बोलते हैं ऑक्टेन। और थर्ड कार्बन को एक कार्बन अंगूर लटका है, एक कार्बन को हम बोलते हैं मीथाइल।
तो बॉस इसका नाम हुआ 3 मिथाइल ऑक्टेन, 3 मिथाइल ऑक्टेन। अब नेक्स्ट वाला देखो यार, ये C डबल बॉन्ड OH क्या होता है, एक ही साइड H है लेकिन एक साइड कार्बन है, तो एक ही साइड H है और एक ही साइड H है और एक साइड कार्बन है, R मतलब कार्बन, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ बाबू भैया, तो ये हुआ अल्कोहल, क्या एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O है, एक साइड R है एक साइड H है, बॉस ये हुआ एल्डिहाइड। और मैंने सिखाया था एल्डिहाइड होगा तो एंड में लगेगा Al, एल्डिहाइड होगा तो एंड में लगेगा Al, तो देखो 1 2 3 4, तो ये तो हुआ ब्यूटेन, बट हम उसको ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे ब्यूटेनल, पानी का नल, ब्यूटेनल। उसके बाद ये देखो, अब आप बोलोगे ये भी एल्डिहाइड है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हे पण एल्डिहाइड आहे, आहो बोला 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 बोला, 5 कार्बन, तो ये हुआ पेंटेन, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये है एल्डिहाइड, तो ये हुआ पेंटेनल। People are gonna think I'm mad. Those who don't watch my lectures. दिल्ली की लड़की क्या करती रहती है, पर ठीक है, तुम लोग को पता है ना। और सी आई टेल यू समथिंग ऑनेस्टली, ठीक है, मुझे पता है, मतलब मैं वैसे भी बहुत ड्रामेटिक तरीके से बात करती हूँ, लाइक आई विल डांस एंड एक्ट एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी ऑनेस्टली, ठीक है, समथिंग आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मुझे कभी कभी पता होता है, और मेरी मम्मी भी मेरे को बोलती है, मेरे फैमिली मेंबर्स भी मेरे को बोलते हैं कि जब मैं पढ़ाती हूँ ना मैं थोड़ी क्रैक लगती हूँ, आई लुक लिटिल मैड, एंड आई नो दैट, बट मेरे को मैड लगने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बच्चों। पूछो क्यों प्रॉब्लम नहीं है मुझे मैड लगने में, मुझे मैड यानी क्रैक लगने में कोई प्रॉब्लम इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम लोगों को मेरे मैड और क्रैक तरीके करने से कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है, so even if I look mad it is okay, my students love that, my students remember the concept, मेरी पागल हरकतें करने से, तो it is okay for me to look mad, इसलिए मैं ध्यान ही नहीं देती जब मेरे को कोई बोलता है, क्योंकि आई एम लाइक मेरे बकवास जोक से अगर मेरे बच्चों को कॉन्सेप्ट याद रहता है तो और क्या चाहिए, तो दुनिया को मैं इग्नोर करती हूँ, ठीक है, तुम भी करा करो। अब देखो, अब बॉस यहाँ पे एल्डिहाइड भी है और X यानी हैलोजन भी है, अब X यानी हैलोजन, आपको हैलोजन को यानी X को भाव देना ही नहीं है, X को भाव देना क्यों है, क्योंकि X ने तो अपनी बर्बादी की है, तो हम नंबरिंग एल्डिहाइड से ही शुरू करेंगे, तो एल्डिहाइड से नंबरिंग शुरू की तो इसका नाम हुआ ब्यूटेनल, इसका नाम हुआ ब्यूटेनल, और उसके बाद थर्ड पोजीशन को आया ब्रोमीन, तो इसका नाम हुआ 3 ब्रोमो ब्यूटेनल, इसका नाम हुआ 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या। अब देखो, अब ये क्या है, C डबल बॉन्ड O है और दोनों साइड कार्बन कार्बन, C डबल बॉन्ड O है और दोनों साइड कार्बन कार्बन, यानी ये तो हुआ कीटोन, और बॉस मैम ने क्या सिखाया था, कीटोन होगा तो आप ONE लगाना, तो ये 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेंट, फिर सेकेंड पोजीशन को है तो 2 और कीटोन है तो ONE, तो इसका नाम हुआ पेंटूओन। क्या नाम हुआ बॉस इसका, पेंटूओन। चलो और एग्जांपल्स करेंगे। अब ये भी कीटोन है और यहाँ पे भी ब्रोमीन है, अब आपको भाव किसको देना है, तो बॉस आप किसको भाव देते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाव किसको देना है वो डिसाइड करो। तो बेटा X को कभी भाव नहीं देना, ठीक है, अब X को कभी भाव नहीं देना मतलब हैलोजन को भाव नहीं देना, X को कभी भाव नहीं देना मतलब हैलोजन को भाव नहीं देना,
तो ये हुआ पेंट 2ONE, और फोर्थ पोजीशन को ब्रोमीन है तो ये हुआ 4-ब्रोमो। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। चलो क्लियर है बॉस इधर? अब बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे। ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस। चलो ये देखो ये देखो ये देखो, ये क्या है रे? अब ये हुआ एसिड, ये हुआ एसिड। कौन सा एसिड है ये बॉस? तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा तुम लोगों को मैं एक बात बताती हूँ कि अपना YouTube पर ना एक प्लेलिस्ट है वन शॉट का, केमिस्ट्री वन शॉट का प्लेलिस्ट दिखेगा। उस प्लेलिस्ट में मैंने ना आयुपैक पे एक बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर लिया है, ठीक है? तो बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर मैंने लिया है, वो लेक्चर बॉस देख लेना, ठीक है? अब देखो ये भी तो एसिड है। अब 5 कार्बन का एसिड कौन सा एसिड होता है? पेंटेनोइक एसिड होता है। इसका नाम है 4-ब्रोमो। क्या नाम है इसका? 4-ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड। 4-ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड। अब देखो ये 1 2 3 4 4 कार्बन का एसिड कौन सा हुआ? ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है? अब देखो सेकेंड कार्बन पे एक कार्बन लगा है तो बॉस ये हुआ 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। चलो अब हम बढ़ेंगे आगे। पॉलीफंक्शनल। अब पॉलीफंक्शनल मतलब क्या? मैम आपने तो हमको एक एक ही सिखाया, एक एक ही सिखाया, मतलब एक आयुपैक में एक फंक्शनल ग्रुप आया तो क्या करना है ये आपने हमको सिखाया। एक आयुपैक में एक फंक्शनल ग्रुप आया तो क्या करना है ये आपने हमको सिखाया। लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए तो क्या करेंगे? मान लो कि आपकी तो बनती सीता से भी है और सीता और रीता दोनों से बनती है, लेकिन अगर सीता और रीता दोनों आपको बोले कि दे तू मुझे अभी के अभी नोटबुक, तो आप किसको दोगे? तो दोनों में से एक को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ना। तो वैसे ही अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप साथ में आए तो किसको प्रायोरिटी देनी है उसको हम बोलेंगे पॉलीफंक्शनल। तो अब हम देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो एसिया, व्हाट डू यू मीन बाय एसिया? A stands for acid. A stands for acid. तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे आएगा एसिड। S stands for सल्फोनिक एसिड। S stands for सल्फोनिक एसिड। फिर आता है E। E stands for ईस्टर। और ये वाला है A। A stands for असाइल क्लोराइड, ठीक है बॉस? तो एसिया एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, असाइल क्लोराइड, ये हो गया पॉलीफंक्शनल। फिर आता है ACA। A stands for अमाइड। A stands for अमाइड। फिर उसके बाद आता है C। C stands for cyanide. A stands for aldehyde. एल्डिहाइड के बाद आता है बॉस कीटोन। फिर आता है अल्कोहल।
फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, X यानी हैलोजन, और फिर कार्बन यानी अल्काइल ग्रुप. सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस माय फ्रेंड? तो ACR, एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, असाइल क्लोराइड. एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, असाइल क्लोराइड. फिर आता है अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड. ACA, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड. फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजन. चलो बॉस, अब उसके बाद मोनो सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन क्या है? देखो, आपकी बेंजीन दिखती कैसे है मैम? बहुत ही सुंदर. ये देखो 6 कार्बन. आहो हो बोला हो. अब हर कार्बन के पास आएगा एक हाइड्रोजन. बरोबर, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन आएगा. अब इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड. अब ये रही बेंजीन. 6 कार्बन, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, और 6 कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन. यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, वेरी गुड. अब देखो, ये समझ गए. अब ये हमेशा ऐसे लिखने से अच्छा, मैं अगर इसको सिर्फ ऐसे भी लिखूं तो तुम समझ जाना मेरी फीलिंग. होती है फीलिंग, होती है फीलिंग, ऐसे समझ जाना. ठीक है. सो 6 कार्बन को 6 हाइड्रोजन और अंदर डबल, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड. देखो ना, 4 बॉन्ड हो गए ना. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4. समझ में आया? तो इसको मैं सिर्फ ऐसे लिखूं तो भी चलेगा. अब मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक हाइड्रोजन निकालो और उसके जगह एक दूसरा कोई भी ग्रुप लगा दो, तो उसको हम बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूशन. तो मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकालो और उसके जगह कोई और ग्रुप लगा दो. तो मोनो का मतलब है सिंगल, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है उसके जगह कोई और ग्रुप आके लग जाता है. तो मोनो मतलब सिंगल, बिल्कुल तेरे भाई जैसा. मोनो मतलब सिंगल, सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट. सो मोनो मतलब सिंगल, सब्स्टिट्यूशन यानी रिप्लेसमेंट. अब ये रही बेंजीन. अब एक हाइड्रोजन निकाला और एक ग्रुप दूसरा लगा दिया. अब बेंजीन रिंग को जब CH3 लगे तो बॉस उसको अपन बोलेंगे टॉलीन. क्या बोलेंगे? टॉलीन. अब मान लो ये है बेंजीन, एक हाइड्रोजन निकाल के एक ब्रोमीन लगा दिया, ये भी तो मोनो सब्स्टिट्यूट हो गया. एक हाइड्रोजन हटा के दूसरा ग्रुप लगा दिया, इसका नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन. अब अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उसके जगह NH2 लगा लिया तो बॉस उसका नाम हुआ एनलीन. कोणाची लीन? आहो एनलीन. अगर बेंजीन रिंग में, रिंग नहीं, रिंग OCH3 लगा दिया तो इसका नाम हुआ एनिसोल. कैसे याद रखेंगे OCH3? तो सोल में भी आया एनिसोल. उसके बाद ये है रिंग. मान लो रिंग को लगा होगा OH, तो इसको हम बोलेंगे फिनॉल. देखो, मोनो सब्स्टिट्यूशन के मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल दे दिए. सो मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक हाइड्रोजन निकाल के कोई और ग्रुप लगेगा. CH3 लगा तो टोलीन, Br लगा तो ब्रोमोबेंजीन, NH2 लगा तो एनिलीन, OCH3 लगा तो एनिसोल, और OH लगा तो फिनॉल. रे बाबा, आगे बढ़ते. डाई सब्स्टिट्यूशन बाबू भैया. अब डाई का मतलब है डाई नहीं, डाई नहीं,
दो हाइड्रोजन निकल के अलग ग्रुप लगा दिया। अब देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा लिए और उसके जगह दो ब्रोमीन लगा दिए, दो हाइड्रोजन निकाल के दो ब्रोमीन लगा दिए। अब एक है 1 पे, एक है 2 पे, तो ये हो गया 1,2, ये हो गया 1,2, दो ब्रोमीन है इसीलिए डाइब्रोमो, और ये हो गया बेंजीन, इसको हम बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद मान लो अगर एक ही स्ट्रक्चर में इधर होगा OCH3, ठीक है, और इधर होगा ब्रोमीन, तो बॉस ये भी तो डाई सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, तो इसका नाम हुआ 2 ब्रोमो, और बेंजीन रिंग को OCH3, इसको हम बोलेंगे एनिसोल। अब अगर ऐसा हुआ रे, ये इधर एक, अब एक ब्रोमीन 1 को, फिर 2 3 4, एक ब्रोमीन 4 को, तो ये हुआ 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? चलो नेक्स्ट। अब आता है ट्राई सब्स्टिट्यूशन। लॉजिक तो वही है, 3 हाइड्रोजन निकालो, उसके जगह 3 अलग ग्रुप लगा लो। तो ये रही रिंग 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 रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंगा रिंग 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 रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंगा रिंग। 3 ब्रोमीन है, आह भला 1,2,3, 3 ब्रोमीन है तो ट्राइब्रोमो बेंजीन। सो इसमें से बेसिक मुझे क्या समझाना था? तो मुझे ये समझाना था कि एक हाइड्रोजन निकाला तो मोनो सब्स्टिट्यूशन, 2 निकाला तो डाई सब्स्टिट्यूशन, 3 निकाला तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन। अब आगे आते हैं एक आर्टिकल के पास जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, ये जो मैंने फंक्शनल ग्रुप तब सिखाया ना, उस पे क्वेश्चन कैसे आता है। अब उस पे क्वेश्चन के लिए ना वो आपको एग्जाम्पल देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई करो कौन सा फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH दे दिया और बोलेंगे अब बता कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो C डबल बॉन्ड OH, या इवन अगर C डबल बॉन्ड OH को CHO भी दे दिया तो तुमने बोलना चाहिए कि ये है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड। समझ में आया? ये है एल्डिहाइड। उसके बाद अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल दे दिया और आपको बोला कि आइडेंटिफाई करो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो बॉस तुम बोलोगे कीटोन। अगर ऐसा बोल दिया तो ROR, तो मेरे प्यारे शिक्षक शिष्यों तुम बोलोगे ये है ईथर। अगर ऐसा दे दिया तो तुम बोलोगे ये है एसिड। तुम्हारे कॉलेज के पेपर में यहां से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं आइसोमेरिज्म के पास। आइसो का मतलब है सेम, आइसो का मतलब है सेम, मेरिज्म का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो आइसो मतलब सेम, मेरा हाथ भी नहीं पहुंचा ऊपर। आइसो मतलब सेम, मेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैम व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स के पास कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर, ऑक्सीजन का नंबर सेम रहेगा। सो जब दो एग्जाम्पल्स के पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेम रहेंगे उसको हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। आइसो सेम, मेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब आइसोमेरिज्म मतलब एग्जाम्पल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस। अब आइसोमेरिज्म दो टाइप का है, एक को हम बोलेंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म, एक को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब तुम ना कॉन्सेप्ट का फील लो, जो उसका नाम है ना बॉस वही उसमें अलग है, जो उसका नाम है वही उसमें अलग है। जैसे पहला आया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब यहां पे देखो, मुझे ना ब्लू व्हाइट कलर पसंद नहीं, मुझे येलो कलर पसंद है, क्योंकि तुमको पता है येलो किसका कलर होता है? उसका नहीं, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। मैं तो बोल रही थी कि येलो पता है किसका कलर होता है? येलो पता है किसका कलर होता है? बताओ मुझे कमेंट में, ठीक है। अब देखो, ये हो गया ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। लेकिन यहां पे अब मैंने ऐसे कर दिया, तो अब इधर भी 4 ही कार्बन है दोनों के पास। देखो आप गिन लो लगे तो 4 कार्बन दोनों के पास है। अब हाइड्रोजन देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर भी तो 10 है, इसके भी गिन लो। तो दोनों के पास 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, यानी दोनों के पास 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इसके पास इसका स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रेट है और इसका स्ट्रक्चर में अंगूर लटका है, यानी ब्रांच। सो बेसिकली जो उसका नाम है वही उसमें अलग होगा। सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, जो उसका नाम है वही उसमें अलग होगा। देखो, when two or more compounds have same molecular formula, दोनों के पास 4 कार्बन, दोनों के पास 10 हाइड्रोजन। when two or more compounds have same molecular formula but different structural formula, it is said to be structural isomerism of each other. so molecular formula same है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रेट है, इसका ब्रांच है, that is structural isomerism. take a screenshot. परफेक्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसके बाद अभी स्ट्रक्चरल में आप देख सकते हो 5 टाइप है। अब स्ट्रक्चरल में पहला टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। मैंने क्या बोला बाबू भैया, जो उसका नाम है वही उसमें अलग होगा। अब चेन आइसोमेरिज्म में देखो क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म, वही वाला एग्जांपल मैं आपको दूंगी, कोई डिफरेंस नहीं है, चलेगा। देखो अब यहां पे आपकी मेन चेन जो है वो 4 कार्बन की है, ब्यूटेन। लेकिन यहां पे जो आपकी मेन चेन है वो कितने कार्बन की है? यहां पे जो आपकी मेन चेन है वो 3 कार्बन की है। तो इसका नाम हुआ 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम हुआ 2 मिथाइल प्रोपेन, और उसका नाम हुआ ब्यूटेन। सो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो आपकी चेन है, यहाँ पे चेन 4 कार्बन की है लेकिन यहाँ पे चेन 3 कार्बन की है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन पेरेंट चेन अलग है, उसको हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पेरेंट चेन। मैंने बोला ना, जो उसका नाम है वही उसमें अलग होगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पेरेंट चेन। परफेक्ट। अब आता है पोजीशन, जो उसका नाम होगा वही उसमें अलग होगा। देखो अब बॉस इसका नाम क्या है बताओ? अल्कोहल होगा तो हम OL ऐड करते हैं, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। लेकिन इधर क्या हुआ रे, फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन OH आया सेकंड पे।
तो इसका नाम हुआ प्रोपेन टू ऑल। सो सब कुछ सेम है, 3 कार्बन, सेम हाइड्रोजन, लेकिन एक ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये जो OH की पोजीशन है वो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ही अलग है, तो वो हुआ पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो द फिनोमिनन इन विच different compounds have same functional group but different position। दोनों के पास OH है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, लेकिन इधर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन एक है, इधर 2 है, पोजीशन मैटर्स बॉस। तो ये हुआ पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर आते हैं फंक्शनल ग्रुप, फिर से वही बोलूंगी, जो उसका नाम है वही उसमें अलग है। देखो अब इधर हुआ CH3 CH2 OH, तुमको तो अच्छे से पता है OH यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, और इधर CH3 OCH3 यानी ROR, ये हुआ ईथर, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। सो ये हुआ अल्कोहल, ये हुआ ईथर, ये हुआ अल्कोहल, ये हुआ ईथर। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगेन सेम है, सेम कार्बन, सेम हाइड्रोजन, सेम ऑक्सीजन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो ये हुआ फंक्शनल ग्रुप ONAL, functional group isomerism, the phenomenon in which different compounds with same molecular formula have different functional group, उसको हम बोलेंगे functional group isomerism, same molecular formula but different functional group। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेटामेरिज्म। अब बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस मासूम से एग्जाम्पल को, ध्यान से देखिए इस मासूम से एग्जाम्पल को। अब इधर क्या हुआ देखो, दोनों एग्जाम्पल्स में 4-4 कार्बन है, लेकिन इधर 2 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन के इधर 2 है, इधर 2 है, लेकिन इन दिस केस ऑक्सीजन के इधर 1 है और इधर 3 है। 2 और 2 भी 4 होता है, 1 और 3 भी 4 होता है। लेकिन मेटामेरिज्म का मतलब क्या है? मेटामेरिज्म का मतलब है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बाजू में, फंक्शनल ग्रुप के बाजू में जो कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू में कार्बन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग होगा। So different compounds with same molecular formula and functional group but having unequal distribution of carbon atoms। कार्बन का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, अनइक्वल होगा, तो उसको हम बोलेंगे मेटामेरिज्म। तो सब कुछ सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, कार्बन भी सेम है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, उसको हम बोलेंगे मेटामेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म में ना देख, ठीक है छोड़ो बता ही देती हूँ। सेम कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट। ये देखो, इसका मतलब देखो क्या है, ये मान लो ऐसा है, ठीक है। अब इधर क्या होगा पता है आपको? नहीं पता। यहाँ पे जो O कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा। अब कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड किस में शिफ्ट होगा? तो बॉस कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा कार्बन कार्बन में, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा कार्बन और कार्बन में, फिर ये डबल बॉन्ड O का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O, और ये इधर का H इधर आएगा, तो ये हुआ OH, इधर का H एज इट इज, इधर का H एज इट इज, इधर का H एज इट इज। ये यहाँ पे जो H था ना, ये देखो यहाँ पे जो H था ना वो यहाँ पे आ गया। सो टॉटोमेरिज्म यानी कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इज शिफ्टेड टू कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, और ये दोनों डबल हेडेड एरो में रहते हैं, यानी इक्विलिब्रियम में रहते हैं। सो क्या हुआ देखो, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ कार्बन कार्बन में। अब इधर का H निकला और वो चले गया O के पास,
इधर का H निकला और वो चले गया O के पास, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर का H एज इट इज, ऊपर का H, इधर का H, समझ में आया क्या? ये इधर के दो तो मैंने हाथ भी नहीं लगाए, देखो। चलो डन। Same compounds exist as a mixture of two or more structurally distinct molecules which are rapid equilibrium with each other. This phenomena is called as tautomerism. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, द theoretical basis of organic compounds। अब ध्यान से सुनो। देखो, दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं प्रोडक्ट। अब दोनों को रिएक्ट तो करना है, बट दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट नहीं पड़ सकते ना बेटा। एक अटैक करेगा, देखो दोनों को मिलके प्रोडक्ट बनाना है। अब उसमें क्या होगा, दोनों ऐसे भिड़ जाएंगे तो एकदम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो उसमें क्या होगा, एक रिएक्ट करेगा, मतलब एक अटैक करेगा, एक अटैक करेगा और एक के ऊपर अटैक होगा। अब जिसके ऊपर अटैक होता है, जिसके ऊपर अटैक होता है, जो बेचारा होता है, जिसके ऊपर अटैक होगा उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। और फिर उसके बाद जो अटैक करेगा, एक के ऊपर अटैक होता है वो बेचारा, और जो अटैक करेगा दैट इज द रिएजेंट। सो यू शुड नो दीज टू टर्म्स। द रिएक्टेंट विच गेट्स अटैक्ड, यहां पे लिख के दू, देखो सबस्ट्रेट मतलब क्या, विच गेट्स अटैक्ड, जिस पे अटैक होता है, विच गेट्स अटैक्ड, विच गेट्स अटैक्ड is called as the substrate। और जो अटैक करता है, जो अटैक करता है, the attacking species is called as reagent। तो यहां पे भी वही लिखा है, the reactant that provides the carbon to the new bond is called as the substrate। मतलब जिस पे अटैक होता है वो सबस्ट्रेट। the other reactant which brings about this change, जो अटैक करता है, which will bring about the change, जो अटैक करता है वो रिएजेंट, और जो बेचारा होता है जिस पे अटैक होता है वो सबस्ट्रेट। सो विच ब्रिंग्स अबाउट द अटैक इज रिएजेंट, और जिस पे अटैक होगा दैट इज द सबस्ट्रेट। चलो क्लियर है बॉस यहां तक? 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और शुरू करते हैं। चलो, अरे यार ये माउस कहाँ से हिल गया? ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, पता चले मैं इतना बच्चों को इंटेस्टाइन फाड़ के सिखाऊं और रिकॉर्ड ही ना हो। then तो सिट एंड क्राई लेके नहीं थी। चलो सबस्ट्रेट हम समझ गए, जिस पे अटैक होता है वो सबस्ट्रेट, जो अटैक करता है वो रिएजेंट। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां तक समझ में आया? अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब क्लीवेज का मतलब क्या है? तो वो बॉन्ड ब्रेक होना। अब जैसे मान लो ए है और यहाँ पे बी है,
अब ए और बी में बॉन्ड होना उसको हम बोलेंगे बॉन्ड क्लीवेज। ए और बी का बॉन्ड ब्रेक होना, सॉरी ए और बी का बॉन्ड ब्रेक होना उसको हम बोलेंगे बॉन्ड क्लीवेज। सो बॉन्ड क्लीवेज को एक और टर्म है बॉन्ड फिजन। अब इसका बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा? तो दो मेथड्स है, एक है होमोलिटिक, एक है हेट्रोलिटिक। अब बस होमोलिटिक में देखो क्या होगा। मान लो कार्बन कार्बन में बॉन्ड है, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन। अब होमोलिटिक का मतलब है कि ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुआ। कैसे ब्रेक हुआ? ये बॉन्ड ऐसे तरीके से ब्रेक हुआ जिससे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हुआ। तो अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हुआ तो उसको हम बोलेंगे होमोलिटिक फिजन। यानी ऐसा फिजन हुआ कि इसने इधर से जोर लगाया, इसने इधर से जोर लगाया और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। दैट इज होमोलिटिक फिजन। सो इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए और दोनों के पास ये एक एक इलेक्ट्रॉन आया। अब कोई भी एक स्पीशीज है और उसके पास अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। सो व्हाट डू यू मीन बाय होमोलिटिक फिजन? तो डेफिनेशन ध्यान से सुनो। ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड सच दैट, बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड सच दैट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए? इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे ब्रेक हुआ? इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कैसे ब्रेक हुए? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए तो हुए ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड सच दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। और उसके वजह से क्या बना? तो जो बना बॉस उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। सो विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इसको हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। ठीक है, अब हम देखेंगे हेट्रोलिटिक में क्या होता है। देखो हेट्रो में इधर एक है इधर एक है। अब हेट्रो में क्या होगा? दोनों में से एक स्पीशीज होगी जो चालाक होगी, दोनों में से एक स्पीशीज होगी जो चालाक होगी। अब इधर तो दोनों ने इक्वल जोर लगाया लेकिन हेट्रोलिटिक में दोनों में से एक चालाक है। अब दोनों में से एक चालाक है मतलब क्या हुआ? तो एक ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लिए। अब तुम मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हुआ या अनइक्वल? होमो मतलब इक्वल, हेट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हुआ। अब अनइक्वल हुआ तो उसकी वजह से क्या बना? तो एक बना पॉजिटिव और एक बना नेगेटिव, उसको हम बोलेंगे केटायन। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड सच दैट, बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक हुआ? ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड सच दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ इलेक्ट्रॉन? इक्वली या अनइक्वली? तो इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली और उसके वजह से क्या हुआ? तो उसके वजह से क्या बना? तो विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, उसके वजह से क्या बना? विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ केटायन एंड एनायन। समझ में आया? सो होमोलिटिक में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए लेकिन इक्वली हुए। अब इक्वली हुए तो उसके वजह से बना फ्री रेडिकल, और हेट्रोलिटिक में इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए तो उसके वजह से बना केटायन और एनायन। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अब आप रिएजेंट का मतलब तो समझ गए, जिस पे अटैक होता है वो है सबस्ट्रेट और जो अटैक करता है वो है रिएजेंट। जिस पे अटैक होगा वो है सबस्ट्रेट
और जो अटैक करेगा वो है रिएजेंट। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट, एक को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, एक को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और बॉस फाइल का मतलब है लविंग। अब मुझे एक सिंपल बात बताओ, हम कौन सी चीज से बहुत प्यार करते हैं? हम वो चीज से प्यार करते हैं जो चीज हमारे पास नहीं होती है। जैसे अब मान लो अपने पास एंड्रॉइड है, तो हम बोलेंगे यार मुझे ना आईफोन चाहिए, यस और नो। अगर तुम्हारे पास एक है, फिर आप बोलेंगे यार ये तो है, वो ज्यादा अच्छी है। नोटबुक, बेटा नोटबुक की बात कर रही हूं, तो हम वो चीज को ज्यादा लव करते हैं, ज्यादा अफेक्शन करते हैं जो अपने पास नहीं रहती। सो इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। अब वो इलेक्ट्रॉन से क्यों प्यार करता है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और फिर आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज, और फाइल का मतलब है लविंग। अब वो भी उससे क्यों प्यार करता है? क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है। सो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन लविंग, उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं। और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज को लविंग या डेफिशिएंट। अब इनका ना मैं डिफरेंस के फॉर्म में ही तुमको समझाती हूँ, देखो। इलेक्ट्रोफाइल और यहां पे आएगा न्यूक्लियोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पे हम लिखेंगे इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। What do you mean by deficient? That it does not have electron. और यहां पे हम लिखेंगे it is electron rich species. Electron rich species. यहां तक समझ में आया? अब यार खुद दिमाग लगाओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट होता है तो ये कैसा होगा? तो ये होगा पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज मतलब क्या? ऐसा डिनोट करते हैं हम इसको। और अगर ये पॉजिटिव है, अब न्यूक्लियस खुद कैसा है? न्यूक्लियस खुद कैसा है? न्यूक्लियस खुद कैसा है? मैंने अभी तो बताया तुमको। अगर वो खुद पॉजिटिव है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। तो वो कैसा रहेगा? देखो अगर वो खुद पॉजिटिव है, वो खुद पॉजिटिव है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, तो वो खुद कैसा रहेगा? नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव को डेफिशिएंट है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो वो खुद कैसा रहेगा? अगर वो खुद पॉजिटिव है, सॉरी वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, अगर वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है तो वो खुद कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो इट इज नेगेटिवली चार्ज। इट इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। अब बॉस जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में गरीब है, उसको हम बोलेंगे ल्यूइस एसिड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में गरीब है उसको हम बोलेंगे ल्यूइस एसिड। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको हम बोलेंगे ल्यूइस बेस। आप समझ गए? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो ये खुद कैसा हो गया? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो BF3 AlCl3 और इसका एग्जाम्पल Cl माइनस Br माइनस। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो बॉस बड़े आगे। अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होने के बाद, अच्छा वो इंपॉर्टेंट था बाय द वे, ओके। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब उसके लिए एक आर्टिकल आपको समझना पड़ेगा विच इज पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन का मतलब क्या है? देखो पोलराइज होना, इसका मतलब है पोलराइज होना
या अगर हम बात करें कि अब पोलर मॉलिक्यूल, तो यार ये पोलर का मतलब होता क्या है? तो पोलर का मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एंड होगी पार्शियल नेगेटिव, एक एंड होगी पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर एक एंड पार्शियल नेगेटिव है, एक एंड पार्शियल पॉजिटिव है, तो उस एंड को हम बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। वन इज अ पॉजिटिव पोल, वन इज अ नेगेटिव पोल। सो पोलराइजेशन या पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है वन इज अ नेगेटिव पोल एंड वन इज अ पॉजिटिव पोल। चलो यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब क्या है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जंप करते हैं, क्यों जंप करते हैं, ये सब हम सीखने वाले हैं इन इफेक्ट्स में। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड वी आर गोइंग टू स्टडी 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। वन इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव इफेक्ट, एक होगा इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होगा आपका रेजोनेंस, तीसरा होगा इलेक्ट्रोमेरिक और फोर्थ होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। फोर्थ होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, सो सिंपल बात है बॉस, बहुत सिंपल बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जंप करते हैं, क्यों जंप करते हैं, ये सब हम सीखने वाले हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग जो हम सीखने वाले हैं, ये इन 4 इफेक्ट्स में सीखेंगे, विच इज इंडक्टिव, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। सो द डिस्प्लेसमेंट यानी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब एक बनेगा नेगेटिव, दूसरा बनेगा पॉजिटिव, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जंप करने की वजह से एक बनता है नेगेटिव, एक बनता है पॉजिटिव, उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। और वो कैसे होता है वो हम इन इफेक्ट्स में सीखेंगे, which is called as your electromeric effect. So the displacement of valence electrons leading in the polarization of an organic molecule. अब इसमें पहला इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में होता क्या है? तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है देखो, मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी और फिर हम वो पढ़ेंगे। अब कार्बन और हैलोजन में एक बॉन्ड है। अब बॉस ये जो हैलोजन है ना, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। हैलोजन जो है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये हैलोजन क्या करेगा पता है? ये हैलोजन क्या करेगा? ये हैलोजन क्या करेगा? ये हैलोजन है ना, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। तो ये हैलोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच रहा है, तो इस पे आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच रहा है, तो इस पे आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आया थोड़ा पॉजिटिव। अब मान लो कार्बन के पास पैसे थे, उसने हैलोजन को दे दिया। अब कार्बन बोलेगा मैं ठहरा गरीब, मुझे भी पैसे दो, तो वो मांगेगा पैसे बाजू वाले कार्बन से, तो ये कार्बन भी उसको पैसे देगा, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। फिर ये कार्बन बोलेगा यार मुझे भी पैसे चाहिए, तो ये कार्बन उसको देगा। अब मुझे बात बताओ, आपको पैसे चाहिए होंगे तो आपकी हेल्प कौन करेगा? पास वाले भाई करेंगे, दूर वाले रिश्तेदार बोलेंगे भाई हमसे मत मांग। तो इसके पास तो 3 ही भाई है, इसके पास तो 3 ही भाई है, तो 3 ही भाई है मतलब कि इट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू द 3rd कार्बन। सो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट में हो क्या रहा है? तो इंडक्टिव इफेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन को खुद के पास खींच रहा है और वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनते जा रहा है। ठीक है, तो अब एक बार पढ़ो। When an organic molecule has a polar covalent bond, can you see यहाँ पे polar bond बन गया है, एक बन गया है नेगेटिव, एक बन गया है पॉजिटिव, तो यहाँ पे बन गया है polar covalent bond. Polarity is induced in the adjacent bond single carbons too. अब देखो polarity is induced in the adjacent carbon मतलब बाजू वाले भी तो पॉजिटिव हो गया ना, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है,
तो यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल बन गया, यानी वन इज नेगेटिव वन इज पॉजिटिव, ठीक है। और बाजू वाले कार्बन, एडजेसेंट मतलब बाजू वाले कार्बन में भी क्या हो गया, बाजू वाले कार्बन में भी पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना बॉस, ये दो टाइप का है, एक को हम बोलेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक को हम बोलेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। अब व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव? तो बॉस देखो, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, ये जो ग्रुप है इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। तो ये ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खुद के पास खींचता है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे हुआ क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स द, किसके पास जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के पास जा रहे हैं और कार्बन से दूर जा रहे, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के पास जा रहे और कार्बन से दूर जा रहे, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सो नेगेटिव हम कब बोल सकते हैं, जब ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, कि ये जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूटेड एंड अवे फ्रॉम द कार्बन। लेकिन पॉजिटिव इंडक्टिव में क्या होगा, ये जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। तो इस केस में क्या होगा बोलो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, कहां होगा ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, टुवर्ड्स द कार्बन। कहां होगा, टुवर्ड्स द कार्बन, कार्बन के पास होगा, एंड अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूटेड, एंड अवे फ्रॉम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। So negative inductive towards the substituted and away from the carbon, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है और पॉजिटिव में दिलदार यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। सो फ्लो इज टुवर्ड्स द कार्बन और ये केस में फ्लो इज अवे फ्रॉम द कार्बन। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ, अब ये पढ़ो क्या है। According to the ability of the substituted group, they are classified as electron withdrawing और electron donating, जैसे मैंने बोला, या electron releasing। अब जैसे क्लोरीन is said to exert an electron withdrawing inductive effect। अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है मतलब कहां से कहां होगा फ्लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सो फ्लो इज टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूटेड एंड अवे फ्रॉम द कार्बन, ठीक है। और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ऑन द अदर हैंड some groups or negative inductive effect on the carbon chain, some other groups having minus I effect। और कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो NO2, एसिड, ये सारे साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है। सो विड्रॉइंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को खुद के पास खींचते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन द अदर हैंड CH3, CH2, CH3 are considered as electron donating। So electron donating मतलब क्या होता है, electron donating मतलब वो क्या करते हैं, flow is towards the carbon। So electron donating में क्या होता है, flow is towards the carbon और electron withdrawing में flow is towards the substituted and away from the carbon। so इसमें कार्बन से दूर जा रहे हैं और इसमें कार्बन के पास जा रहे हैं। ये रहा इंडक्टिव। अब हम आते हैं रेजोनेंस पे। अब रेजोनेंस का मतलब है टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो रेजोनेटिंग का मतलब है उसी स्ट्रक्चर जैसे और हम सिमिलर स्ट्रक्चर्स निकालेंगे। तो उसी स्ट्रक्चर्स जैसे और सिमिलर स्ट्रक्चर क्यों निकालने हैं, अब उसी स्ट्रक्चर जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर हम निकालते हैं रेजोनेंस में, क्योंकि एक स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता, फिर एक स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसीलिए हम उसी स्ट्रक्चर के मल्टीपल स्ट्रक्चर्स निकालते हैं। जैसे देखो, बेंजीन है ये, अब ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, देखो ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, और आपकी ये भी बेंजीन है।
तो मैंने बेंजीन के ही 3 स्ट्रक्चर्स क्यों निकाले? सो वी ड्रॉ मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ऑफ वन स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसीलिए हम ड्रॉ करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्यों? क्योंकि वन स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। लेकिन ये जो फिनोमिनन है रेजोनेंस का, ये सिर्फ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होता है। मैम व्हाट इज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम? तो बॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब है जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड मतलब ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। सो रेजोनेंस का मतलब है हम एक ही स्ट्रक्चर जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज नहीं समझा पाता। सो एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज नहीं समझा पाता, इसीलिए हम उसके जैसे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स निकालते हैं। और ये सिर्फ किस में होता है? तो कॉन्जुगेट सिस्टम में, यानी जिसके पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अब देखो रेजोनेंस जो है बॉस, रेजोनेंस जो है वो 2 टाइप का होता है। एक है नेगेटिव रेजोनेंस और एक को हम बोलेंगे पॉजिटिव रेजोनेंस। अब व्हाट इज नेगेटिव रेजोनेंस एंड व्हाट इज पॉजिटिव रेजोनेंस? तो अब बेंजीन में बॉस यहां पे लगता है एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। बेंजीन में यहां पे लगता है एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। अब तुम मुझे बताओ, एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा है, सो इज इट मोनो सब्स्टिट्यूशन और डाई सब्स्टिट्यूशन? और इस स्ट्रक्चर में भी बेंजीन पे एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, नेगेटिव रेजोनेंस में अगर ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा, ठीक है, नेगेटिव रेजोनेंस मतलब ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा तो ये हुआ नेगेटिव रेजोनेंस। और अगर ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा तो ये है पॉजिटिव रेजोनेंस। सो नेगेटिव रेजोनेंस का मतलब है सब्स्टिट्यूटेड रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, सब्स्टिट्यूटेड विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव रेजोनेंस मतलब सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो अब हम ना, अब इसके वजह से क्या होगा, सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उस पे नेगेटिव चार्ज, रिंग पे पॉजिटिव, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट डोनेट कर रहा है तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। देखो, द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय इंटरैक्शन बिटवीन द कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। सो नेगेटिव रेजोनेंस, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सब्स्टिट्यूटेड ने रिंग को इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव रेजोनेंस। चलो अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पॉजिटिव रेजोनेंस कौन दिखाता है? OH, OR। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होता है। देखो, ये देखो, मान लो यहाँ पे OH है। अब OH ने रिंग को इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब OH ने रिंग को इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। अब अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब इधर इधर और इधर डबल बॉन्ड है, बराबर है। अब ये कार्बन को आप देखो 5 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो ये कार्बन बोलेगा कि मैं तेरी हेल्प करता हूं। ये देखो 5 बॉन्ड हो गए ना, कैसे, इधर था इधर था इधर, और इधर डबल बॉन्ड आ गया था क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, पॉजिटिव रेजोनेंस। अब इधर 5 बॉन्ड हो गए ना, 1 2 3 4 और ये 5। तो हम क्या करेंगे, यहां का डबल बॉन्ड निकालेंगे, यहां का डबल बॉन्ड निकालेंगे जो ये साइड था। ये देखो, ये साइड था ना डबल बॉन्ड, एक मिनट रुको, ये देखो, ये वाला जो डबल बॉन्ड था ना, इधर वाला, ये वाला, ये हमने निकाल दिया और इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब कोई किसी का इलेक्ट्रॉन इतने देर नहीं संभालेगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन को आगे पुश करेगा, फिर इधर हुआ डबल बॉन्ड OH। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे गया तो इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और जो इधर का बॉन्ड है ना, ये वाला अब ये पोजीशन पे आ जाएगा। तो देखो, नेगेटिव चार्ज भी ऑल्टरनेट आ रहा है, पहले यहां था, अब वो यहां आ गया। अब तुम बताओ नेगेटिव चार्ज अगली बार कहाँ आएगा? मैंने अभी तो बोला ऑल्टरनेट आएगा, यहां था यहां आ गया। अब अगले पोजीशन में देखो क्या होगा। अब अगले पोजीशन में नेगेटिव चार्ज ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां दे दिए, तो यहां दे दिए तो यहां पे बॉन्ड बन गया। अब ये वाला जो बॉन्ड है वो आके यहां बैठ गया और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से यहां पे इलेक्ट्रॉन दे देगा,
अब क्या होगा बोलो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे दे दिया नेगेटिव चार्ज, ये रही लाइन और ये रहा सिंगल बॉन्ड OH। डबल बॉन्ड बोलता है भाई रहने दे, मैं सिंगल ही ठीक हूं। तो इससे आप सीख क्या रहे हो, नेगेटिव चार्ज पहले इधर आया, फिर नेगेटिव चार्ज इधर आया और फिर नेगेटिव चार्ज इधर आया। सो बेसिकली द नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑल्टरनेट पोजिशन, here and then here। सो ये रहा पॉजिटिव रेजोनेंस कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इफ द सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू डोनेट टू द अटैच पाई बॉन्ड, यानी सिस्टम को, कॉन्जुगेटेड सिस्टम यानी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड को डोनेट करेगा, तो वो हुआ पॉजिटिव रेजोनेंस। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ देखो, अब OH की जगह कभी NH2 भी हो सकता है। देखो यहां नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट है नेगेटिव रेजोनेंस। नेगेटिव रेजोनेंस यानी वो रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्या क्या है नेगेटिव रेजोनेंस के एग्जांपल्स, ये रहे। अब हम देखेंगे इसका एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे लिख के दिया है लेकिन मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखो मान लो ऐसे होगा, यहाँ पे है एसिड, अब क्या होगा बोलो, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो ये डबल बॉन्ड COOH, अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का बॉन्ड एज इट इज। अब ये बोलेगा रुक मैं तेरी हेल्प करता हूं, अब रुक मैं तेरी हेल्प करता हूं तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड COOH, अब यहाँ पे बॉन्ड आ गया, यहाँ पे तो था, अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट। अब आप बताओ अगला पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, मैंने बोला ना ऑल्टरनेट पोजीशन। फिर अब कैसा होगा, देखो यहाँ पे बॉन्ड है, ये यहाँ पे चला गया, अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, अब ये वाली पोजीशन बोलता है भाई तू रख, तेरा इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं चाहिए। फिर अब कैसा होगा, ये ऐसा ऐसा इधर और इधर हो गया सिंगल बॉन्ड COOH। सो नेगेटिव का मतलब है इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब है इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन। बस अब जाने से पहले मुझे आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं। अब उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ध्यान से सुनो, ये जो आपके बोर्ड पे लिखा है, अब क्वेश्चंस पे मैं एक अलग सीरीज बना रही हूं, बट आपके बोर्ड पे ये जो मैंने लिखा है ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क बोलकर करने हैं। एंड आई विल ऑल्सो डू वन थिंग, आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई दीज क्वेश्चंस। और अगर आपको नहीं आते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं खुद लगा दूंगी, ठीक है। सो आई विल अटैच द क्वेश्चंस, द आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई। नहीं जमेगा तो मैं खुद लगा दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH है और यहाँ पे ईथर है, कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये फंक्शनल ग्रुप। तो ये सब बॉस मैंने सिखाया है, बट अब मैं आपको आंसर सॉल्व करके दूंगी तो आपके लिए तो रेडीमेड हो जाएगा। सो आई डोंट वांट यू गाइज टू फॉर यू टू बी रेडीमेड, सो प्लीज ट्राई। नहीं जमता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर्स मिल जाएंगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस गाइज, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, हाँ थ्योरी है बट इसके आंसर्स कहाँ मिलेंगे, चैट में। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस, कार्बोकेटायन कार्बेनियन का डिफरेंस। कार्बोकेटायन मतलब कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बेनियन मतलब कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज। होमोलिसिस हेट्रोलिसिस ये सिखाया ना, होमोलिटिक फिजन हेट्रोलिटिक फिजन, इक्वल ब्रेकिंग अनइक्वल ब्रेकिंग, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है, यहाँ पे केटायन एनायन, वो सब, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन क्रिस्प। अब इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सो चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो पक्का से करना बॉस। और क्या, और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, सो बॉस ज्वाइन the telegram group, download the notes and see you all in the next one shot video. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling. Bye bye.